हेलो प्यारे बच्चों। तो क्लास 12th का पहला एग्ज़ाम कैसा रहा आप लोगों का? मेजर टेस्ट कैसा गया? उम्मीद करता हूँ सबका मेजर टेस्ट अच्छा गया होगा। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम लोगों ने 2 वीक्स अच्छे से पढ़ाई की है, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम भी आपने अच्छे से ही दिया होगा। ठीक है, रिज़ल्ट भी मैंने देखे अच्छे ही थे, बट स्टिल आपको अगर प्रैक्टिस के लिए कम टाइम मिला हो तो आप और 1-2 दिन उसमें प्रैक्टिस में टाइम ले सकते हैं। बट जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, हम उसको स्टार्ट करेंगे। जैसा हमने पहले ही बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अभी जो हमारा चैप्टर चालू है ना, अभी जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इसमें हम 2 मेजर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कोई दिक्कत है बेटा? चलिए, तो शुरुआत करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक जानना चाहिए कि भाई साहब, हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में कि अगर एक चार्ज है और वो किसी फील्ड में है तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर Q इंटू ई, है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगता है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर अपोजिट टू द फील्ड फोर्स लगता है, कितना? Q इंटू ई। ये चीज़ हमने पढ़ी है। अब बेटा, अगर इस पे, है ना, अगर किसी फील्ड में कोई चार्ज है, उस पर फोर्स लग रहा है और फोर्स के कारण अगर वो मान लो डिस्प्लेस हो जाता है तो ऑब्वियसली क्या होगा? वर्क डन होगा, है ना। तो अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करने बोला जाए कि हमने एक चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस किया किसी फील्ड में, तो कितना वर्क डन होगा, तो आपको निकाल सकते हो। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज। ठीक है, एक चार्ज को अगर हमने किसी फील्ड में डिस्प्लेस किया तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इन अ फील्ड, किसी फील्ड में। ये चीज हमें करनी है। चलिए बात करते हैं बेटे इसके बारे में। लेट्स से बेटा कि यहाँ पर एक चार्ज है +Q, है ना। इसके कारण इसके चारों तरफ क्या है? फील्ड है ना। इसके कारण चारों तरफ फील्ड है। तो आपको ऑब्वियसली पता है कि इसके कारण कहीं भी किसी भी पॉइंट को कंसीडर करो, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड कैसे होगा बेटा? रेडियली आउटवर्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, तो यहाँ पर अगर हमने कोई चार्ज रखा है Q, तो इस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? F बराबर Q इंटू ई, है ना। Q इंटू ई फोर्स लगेगा। अब कोई भी बोल सकता है बेटा कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, वो किसकी वजह से लग रहा है? फील्ड की वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स है ये। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ताकि हम इसको क्या कर सके? स्लोली मूव कर सके। अगर सोचो अकेला यही फोर्स रहे तो बेटा इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन हो जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। हमको क्या करना है? स्लोली चेंज करना है, स्लोली मूव करना है। स्लोली मूव करना मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना। एक्सेलरेशन कब नहीं होगा? जब नेट फोर्स नहीं होगा। नेट फोर्स कब नहीं होगा? जब इतना ही फोर्स क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में लगे। ठीक है, इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नली एक फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। और वो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा इस फोर्स के अपोजिट में होगा। ये वाला जो फोर्स है वो फील्ड के डायरेक्शन में था, तो ये फोर्स उसके अपोजिट में होगा। तो मैं इस फोर्स को क्या बोल सकता हूँ? -Q E बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स देखो इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी फील्ड फोर्स के अपोजिट में लग रहा है।
ठीक। तो अब ये डिपेंड करता है बेटा कि आपके क्वेश्चन में क्या है ना, कि आपको वर्क डन जो निकालने बोला गया है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण बोला गया है, या आपको जो वर्क डन निकालने बोला गया है वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा बोला गया है। जनरली एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा बात किया जाता है, तो हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा करके देखेंगे, ठीक है। अगर एक्सटर्नल के बारे में जान गए तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल इसका क्या होने वाला है, उल्टा ही होने वाला है, अपोजिट होने वाला है, बस साइन चेंज करना होता है, ठीक है। तो हम किसी एक को पकड़ के करते हैं, तो हम मान लो निकाल रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है बेटा कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स मान लो F है और डिस्प्लेसमेंट को हमने मान लो dr से शो कर दिया, तो F डॉट dr। हम किसके कारण निकाल रहे हैं बेटा, एक्सटर्नल फोर्स। तो फोर्स कौन सा लेंगे, एक्सटर्नल फोर्स ले लेंगे, है ना। कौन सा ले लेंगे, एक्सटर्नल फोर्स ले लेंगे। हम चूंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं बेटा, जो हमारा वर्क डन होगा वो भी छोटा सा होगा, इसलिए हम इसको dw से शो कर रहे हैं। तो क्या हो गया, dw इक्वल्स टू Fext डॉट dr। अभी अभी आप देखो कि माइनस QE है Fext की वैल्यू, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं माइनस QE, है ना, माइनस QE डॉट dr, ठीक है। ये आ गया हमारा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन आया, है ना। तो dw इक्वल्स टू माइनस QE डॉट dr। अब आपको अगर टोटल वर्क डन चाहिए बेटा, टोटल वर्क डन चाहिए फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन के लिए dw को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आपको बताना पड़ेगा भाई कि कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हो आप, है ना, उस चार्ज को कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस करना चाहते हो। तो 1 to 2 ऐसा हमने ले लिया, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। dw क्या है बेटा, माइनस Q, तो माइनस Q को बाहर कर लेंगे और क्या बच गया, E डॉट dr। कहाँ से कहाँ तक बेटा, 1 से 2 तक, ठीक है। तो फाइनली वर्क डन का जो फॉर्मूला आपके पास निकल कर आ रहा है, और ये ध्यान रहे ये वर्क डन हमने किसके कारण निकाला है, एक्सटर्नल के कारण निकाला है। तो माइनस Q इंटीग्रेशन E डॉट dr, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, यानी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो आप इस तरीके से वर्क डन निकाल सकते हो किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किसी चार्ज को डिस्प्लेस करने में। ओके, आगे बात अच्छे से समझ में। ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एक आध एग्जांपल लेकर के इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि सॉल्व कैसे करना है इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स को। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली शिफ्टिंग। क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली शिफ्टिंग a charge q equals to 1 microcoulomb, a charge q equals to 1 microcoulomb in the electric field E equals to 10 raised to 3 I cap, E equals to 10 raised to 3 I cap volt per meter from the point P equal to, from the point P 1 to Q 3 4, ठीक है। P पॉइंट से लेकर के Q तक जाना है, ठीक है बेटे। तो हमें क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, यानी WEXT चाहिए। क्या करने के लिए, कितना चार्ज ले जाना है बेटा, 1 माइक्रोकूलम। तो Q है हमारे पास 1 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दी हुई है, E इक्वल्स टू, E वेक्टर जो है वो है 10 रेज़ टू 3 I कैप।
और कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, इनिशियल पॉइंट क्या है P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 से 1 एंड 2, और Q का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 3 4, हाँ ऐसा, ठीक है। तो हमको पता है बेटा, अभी अभी हमने पढ़ा कि WEXT जो होता है वो -Q इंटीग्रेशन E.dr होता है, हाँ dr। तो बेटे कहाँ से कहाँ इस बार जा रहे हैं हम, P से Q, तो ये स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, P से, कहाँ को जाना है, Q को जाना है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब हम इंटीग्रेशन E डॉट dr को क्या लिख सकते हो बेटा, dr क्या है, स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम dx i कैप प्लस dy j कैप लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक बेटा, P से Q तक, तो -Q इंटीग्रेशन E कितना है हमारे पास बेटे 10⁻³ i कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप, ऐसा हो जाएगा। अब देखो बेटा, आपको अगर याद हो कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था बेटा, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ डॉट होता था, तो j वाला तो है ही नहीं यहाँ पे फील्ड, है ना, तो वो वाला 0 हो जाएगा, सिर्फ i वाला है, तो क्या बच जाएगा बेटा -Q इंटीग्रेशन 10⁻³ dx, है ना, 10⁻³ dx। अब देखो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बेटा, आपको पता है कि ये वाला जो पहला होता है वो x को दिखाता है, तो ये इनिशियल पोजीशन का x है और ये फाइनल पोजीशन का x है, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बेटा 1 2 3, तो ये 1 से 3 तक, है ना, इसको आप इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटे -Q, है ना, 10⁻³ कांस्टेंट है बेटा, dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा 1 2 3, क्या हो जाएगा बेटे -Q 10⁻³ और x 3 - 1 हो जाएगा यानी 2, तो Q की वैल्यू देखो क्या था 1 माइक्रोकूलम, यानी 10⁻⁻6 हो गया, 10⁻³ हो गया और 3 - 1 2 हो गया, तो क्या बच रहा है बेटा -2 10⁻³ है ना। क्या चीज निकाले हो बेटा, वर्क डन निकाले हो ना, तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल, तो -2 10⁻³ जूल, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डिस्प्लेसिंग, ठीक है, करेक्ट आंसर। आ रही बात समझ में, हाउ टू सॉल्व। चलिए कुछ और एग्जांपल देखना चाहेंगे, एक आध और ले लेते हैं भाई। यही बेटा अगर इलेक्ट्रिकल के कारण बोलेगा तो माइनस में आए तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में आया रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल एक डायग्राम बनाया हुआ है, क्या बोल रहा है बेटा, ए चार्ज Q इक्वल्स टू -10 माइक्रोकूलम, ए चार्ज Q इक्वल्स टू -10 माइक्रोकूलम is carried along OP, is carried along OP, कहाँ है OP, देखो ये O ये P और ये Q है, ठीक है, is carried along OP and PQ and PQ and then back to O and then back to O along QO, ठीक है, पहले यहां से यहां ले गया, यहां से यहां ले गया और यहां से फिर यहां ले आया गया, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है x + 2y i कैप
एक्स प्लस 2y आई कैप प्लस 2x जे कैप, 2x जे कैप, ये आपका फील्ड का दिया हुआ है। फाइंड वर्क डन बाय, फाइंड वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन, बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in each path and the round trip, in each path and in round trip। ठीक है, इस तरीके का हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, हर एक में क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे, देन हम टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हमको कहाँ निकालना है बेटा, O2P। ठीक है, O2P के लिए क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगेन हमारे पास फॉर्मूला है -q इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। ठीक है बेटे, -E डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ तक, O से P तक। ठीक है, तो -q इंटीग्रेशन E कितना है बेटा, x प्लस 2y आई कैप प्लस 2x जे कैप, ये क्या हो गया, फील्ड का हो गया, डॉट डी आर। अब आपको पता है O से P तक में ये तो सिर्फ x एक्सिस पे ही जा रहे हो ना, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, dx होगा, है ना, dx आई कैप, है ना बेटे, कहाँ से कहाँ तक, O से P तक। अब देखो आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता है आई वाले आई के साथ, है ना, जे तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या बच रहा है देखो, -q इंटीग्रेशन x प्लस 2y dx हो जा रहा है 0 से p, है ना, 0 से p। अब देखो बेटा ये वाला जो 0 से p वाला है उसमें आपको y क्या है, y तो 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पूरे में y क्या है, 0 है। जब पूरे में y 0 है तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या बच रहा है देखो, -q इंटीग्रेशन x dx ओनली बच जाएगा बेटे, है ना, क्या बच जाएगा, x dx 0 से p। तो आप सबको पता है बेटा x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 0 से p। ठीक है, तो -q की वैल्यू देखो कितना है, -10 माइक्रोकूलम, यानी 10⁻⁻6, है ना, अपॉन 2, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x यहाँ पर क्या है 2, तो 0 से 2, है ना, 0 से 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 2 = 4, 4 - 0, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से क्या हो जाएगा ये 20, तो एक कट जाएगा, 2 × 10⁻⁻5 जूल हो जाएगा, है ना, 2 × 10⁻⁵ जूल हो जाएगा। या फिर अगर आप नहीं हटाना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, 20 × 10⁻6 जूल हो जाएगा, है ना, चाहे जैसे रखना चाहते हो। ठीक है, तो 2 × 10⁻5 जूल वर्क डन लग गया आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। अब देखो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर कितना वर्क डन हुआ भाई, वर्क डन O2P जाने में 2 × 10⁻5 जूल। अब बात करना है P2Q का। फिर से सेम चीज करनी है बेटा, P से Q में WEXT = -q E डॉट डी आर। E कितना है आपके पास, x प्लस 2y आई कैप प्लस 2x जे कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो बेटा P से Q तक में क्या बदल रहा है देखो, तो कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, सिर्फ आप y एक्सिस पे कर रहे हो, तो हम इसको dy जे कैप लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, dy जे कैप। कहाँ से कहाँ तक, P से Q तक। तो बेटे -q जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, i यहाँ है नहीं तो i वाला 0 हो जाएगा, j वाला j के साथ क्या हो जाएगा, j वाला j के साथ, तो 2x dy हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 2x dy। ओके, और लिमिट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो तो
यहाँ पर y कितना है 0 और यहाँ पर y क्या है 2, तो 0 से 2। अच्छा एक चीज़ और बताओ, इस पूरे दौरान यहाँ जो x कंपोनेंट था पहले भी 2 था और अब भी क्या है 2 है ना, मतलब इस दौरान x तो कांस्टेंट रह रहा है, x कांस्टेंट रह रहा है, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो माइनस q और ये 4 तो कांस्टेंट ही रह गया। इंटीग्रेशन किसका करोगे अब आप dy का करोगे, कहाँ से कहाँ तक करोगे 0 से 2 तक करोगे बेटे, है ना, तो क्या आ जाएगा देखो तो इक्वल्स टू -4q, इसका इंटीग्रेशन y 0 से 2, तो कितना हो गया बेटा -8q, तो -8 और q कितना है बेटा आपके पास -10 माइक्रो कूलम, तो ये क्या हो गया 80 इंटू 10⁻⁻⁶ यानी 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल। तो यहाँ आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है इधर P2Q में 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल, है ना, यहाँ पर आपको इतना काम करना पड़ गया। क्लियर। अब आपको क्या बोल रहा है, एक और पाथ बच गया, उसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा पाथ है बेटा Q2O। Q2O के लिए देखो वर्क डन Q2O, फिर से सारी चीजें सेम करनी है, -q इंटीग्रेशन E डॉट dr -q इंटीग्रेशन E कितना है बेटा x प्लस 2y i कैप प्लस 2x j कैप को डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो अब जब आ रहे हो बेटा तो आपको क्या हो रहा है x और y दोनों ये मिलेंगे, है ना, x और y दोनों मिलेंगे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा dx i कैप प्लस dy j कैप, कहाँ से कहाँ तक Q2O, तो -q i वाला i के साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन x प्लस 2y dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 2x dy, है ना, ऐसा आ जाएगा। कुछ दिक्कत, तो बेटे x प्लस 2y dx प्लस 2x dy ये हो गया। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये वाला जो है वो भी 2 है और ये वाला जो है वो भी 2 है, ठीक है, तो बेटे ऑब्वियसली है ना x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अभी क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, x और y क्या है बराबर है, तो आप क्या ले सकते हो x और y को बराबर ले सकते हो, है ना, क्या ले सकते हो बेटे x और y को बराबर ले सकते हो। तो चलो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं, तो ये 3x dx हो जाएगा बेटे, तो -q इंटीग्रेशन 3x dx हो जाएगा इधर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2y dy, है ना, 2y dy ऐसा लिख सकता हूं मैं 3x dx एंड 2y dy, ठीक है बेटे। अब देखो ये क्या हो जाएगा x कहाँ से कहाँ तक हो रहा है 2 से 0, है ना, 2 से 0, y कहाँ से हो रहा है वो भी 2 से 0, तो 2 से 0 ऐसा कर सकते हो, है ना, ओके। तो -q इंटीग्रेशन 3x² 2 से 0 प्लस 2 इंटीग्रेशन y² 2 से 0, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा -q 3/2 0 -4, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस ये 2 कैंसिल हो गया और 0 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो 0 -4 है, ऐसा हो गया। नाउ सी, तो ये कितना हो गया बेटा -q 3 2 जा -6 हो जाएगा -6, और ये क्या हो गया -4, तो कितना हो गया -q इंटू -10, ये कैंसिल हो गया 10q, और q कितना है 10 माइक्रो कूलम, तो कितना हो गया बेटा -10 इंटू 10⁻⁵ जूल,
ठीक है, -10 इंटू 10⁻⁵ जूल, ये हुआ WQ2O, है ना। तो ये Q2O जाने में आपको कितना वर्क डन लग गया, -10 इंटू 10⁻⁵ जूल। अब जो सेकेंड पार्ट था उसमें क्या बोला था, राउंड ट्रिप जर्नी में, है ना, पूरा यहाँ से यहाँ टोटल कितना लगा। तो भाई टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे वर्क डन को ऐड कर दो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। तो 2 और 8 10 इंटू 10⁻⁵ प्लस में, और -10 10⁻⁵ माइनस में, ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा। टोटल जो है नेट वो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो नेट वर्क डन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हो भी चाहिए बेटा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो एक राउंड में, है ना, एक राउंड में टोटल वर्क डन क्या दे, 0 दे, है ना। तो देखो वर्क डन 0 आ रहा है, आना ही चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। चलो एक आध और एग्जांपल देखा जाए क्या। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्जांपल, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहां पर 3 रीजन है, ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, और ये थर्ड रीजन है, ठीक है। 3 क्षेत्र हैं, इनमें से यहाँ पर फील्ड जो है वो 0 है, यहाँ पर भी फील्ड 0 है, और यहाँ पर नॉन 0 है। देखो, इसलिए यहाँ पर फील्ड लाइंस बने हुए हैं, इधर फील्ड लाइंस नहीं है, इधर फील्ड लाइंस नहीं है, ठीक है, ऐसा है। तो बोलता है कि इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव, पता करना है, इज दिस फील्ड कंजर्वेटिव, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि भाई कंजर्वेटिव अगर फील्ड कंजर्वेटिव हो तो उसके कारण एक फुल साइकिल में टोटल वर्क डन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है तो देन ओके, अदरवाइज नॉट ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक ऐसा लूप मान लेते हैं, इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का हमने एक लूप मान लिया, यहां से मान लो ए, ये बी, ये सी और ये डी। इस लूप का डायरेक्शन इधर 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 ऐसा ले लिया। इसकी जो लंबाई है वो मैंने एल ले ली, और इसकी ब्रेड्थ जो है बी ले ली, ऐसा ले लिया, ठीक है। तो चलो बेटा, अब इसमें हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन देखना है। तो देखो वर्क डन ए टू बी क्या दिख रहा है बेटा, वर्क डन ए टू बी। तो देखो फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट आप किधर कर रहे हो, इस तरफ। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर वर्क डन नहीं हो सकता, 0 हो गया ए टू बी में। फिर वर्क डन बी टू सी में, बी टू सी, तो ये वाला जो है वो इस तरफ फील्ड ही नहीं है, ई ही 0 है, तो वहां पर वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अब इधर देखो, यहाँ पर फिर से वही डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फील्ड नीचे है, एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा, C to D में भी वर्क डन नहीं होगा। अब D to A देखो, वर्क डन फ्रॉम D to A, D to A में जब आते हो तो देखो फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, DR का डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, Q, मान लो चार्ज Q है, तो Q इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, B, तो Q इंटू ई इंटू B, इतना आपको वर्क डन हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर आप टोटल करते हो बेटा, टोटल, तो टोटल ये क्या आएगा, देखो तो 0 0 0, लेकिन ये आया, है ना। क्या ये 0 है, क्या ये 0 है टोटल एक कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में वर्क डन 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना।
टोटल साइकिल में, कंप्लीट टोटल साइकिल में वर्क डन जीरो नहीं हो रहा है, जबकि कंजर्वेटिव होने के लिए क्या कंडीशन है, वर्क डन जीरो होना चाहिए। यहाँ वर्क डन जीरो नहीं हो रहा है, तो ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो क्या है बेटा, नो इट इज नॉट कंजर्वेटिव, नो इट्स नॉट कंजर्वेटिव फील्ड। ओके, इट्स नॉट कंजर्वेटिव फील्ड। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपको समझ में आ गया भाई, एक चार्ज को अगर आपको किसी फील्ड में डिस्प्लेस करना है तो वर्क डन करना पड़ता है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा मेन टॉपिक है ना, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वर्क डन नहीं निकालने के लिए आता है, वर्क डन निकालने के लिए भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दोनों रिलेटेड चीज ही है। ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर डिपेंड्स ऑन दिस टॉपिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है समझते। मान लो बेटे कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, इसके कारण क्या है, फील्ड है चारों तरफ, है ना, इसके कारण क्या है, फील्ड है चारों तरफ। अब यहाँ इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी कोई चार्ज है स्मॉल क्यू। ठीक है, इस फील्ड को, इस चार्ज को क्या करना है, यहाँ से उठा करके इसके पास लाना है, मतलब इसके फील्ड में लाना है, किसी पॉइंट P पर। ठीक है, किसी पॉइंट P पर लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये चार्ज को आप इसके पास लाओगे तो ये इसको क्या चाहेगा, रिपेल करना चाहेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये रिपेल करना चाहेगा, है ना, रिपेल करना चाहेगा। और आपको फिर भी लेके आना है तो आपको उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, है कि नहीं बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो कि आपको उस चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ गया, W जूल। तो क्या लाया आपने बेटा, Q कूलम लाया। कहां से लाया बेटा, इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी। कहां पर लाया बेटा, फील्ड में, Q कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी इनटू अ फील्ड। कहां पर, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर, एट अ पॉइंट। ठीक है, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, W जूल वर्क डन। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि 1 कूलम लाया होता तो कितना करना पड़ता, तो 1 कूलम लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता, Q कूलम लाने में W, तो 1 कूलम लाने में कितना, तो सबको पता है यूनिट सिस्टम है ना, वर्क डन W/Q हो जाएगा बेटा, है ना, W/Q इतना हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो ये जो W/Q निकला, ये क्या निकला बेटा, अच्छे से ध्यान से समझो। तो ये वो वर्क डन है जो आपको 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके किसी पॉइंट तक लाने में लगा। ठीक है, इसी वर्क डन को, कौन से वर्क डन, 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके लाने में जो वर्क डन लगा, उसी को कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V से शो करते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड as the amount of work done required to move a unit charge from infinity to a point in given field, this is work done. okay, ये क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। ओके, तो क्या आ गया, V इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छे से समझ में आ गया बेटा। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, तो इसको काहे से शो कर सकते बेटा, इट इज डिनोटेड बाय
वी क्या से शो करते हैं, वी से शो करते हैं। तो वी इक्वल्स टू क्या हो गया, W बाय क्यू। अब ध्यान दो बेटा, ये कौन सा W है, कौन सा W है, कहाँ से लाए थे, इन्फिनिटी से लाए थे। कहाँ तक लाए थे, जो भी आपको पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट तक। कौन सा वर्क डन था ये, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ, और किसके द्वारा बेटा, यदि ये ध्यान रखना, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ठीक है। तो W इंफिनिटी से P तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा पर यूनिट चार्ज, ये आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है उस पॉइंट का, ठीक है, उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। वेल तो बेटे अब अगर मैं इस पूछूं कि इसका यूनिट क्या होगा, तो आप बोलोगे वर्क डन का सर जूल होता है और चार्ज का कूलाम होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, जूल पर कूलाम। इसको और एक नाम से जानते हैं, वोल्ट, ठीक है। तो जूल पर कूलाम और वोल्ट। इट्स SI यूनिट इज जूल पर कूलाम और वोल्ट। वोल्ट को कहाँ से शो करते हैं, V से। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, तो बेटे वर्क डन का आपको पता है ml² T-2 और कूलाम का क्या होता है AT, तो क्या हो जाएगा ml² T-3 ml² T-3 A-1 ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसी क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ बेटे तो हमने क्या देखा कि V इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट अपॉन Q, ये हुआ। अब चूंकि अभी आपने पढ़ा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, -Q इंटीग्रेशन E.dr1 to 2। तो यहां पर आपको स्टार्ट कहां से करना था, इन्फिनिटी से, तो आप इन्फिनिटी से स्टार्ट करोगे और किसी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो मान लो वो पॉइंट कितनी दूरी पर है, r डिस्टेंस पर है। तो आपका देखो W एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या हो गया, इन्फिनिटी से r तक लाने में -Q E.dr हो गया। इस चीज को क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो देयरफॉर V का फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, -Q इंटीग्रेशन E.dr इंफिनिटी से r, और पहले से क्या है बेटा Q, तो ये Q और ये Q क्या हो जा रहा है, कैंसिल। देयरफॉर पोटेंशियल का फॉर्मूला एक तो क्या हुआ आपका W ext इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अपॉन Q, और दूसरा क्या मिला, डायरेक्ट माइनस ऑफ E.dr इंफिनिटी टू r, ठीक है, इंफिनिटी टू r। ये हो गया आपका, दो रूप हो गए पोटेंशियल निकालने के, ठीक है, पोटेंशियल निकालने के दो रूप हो गए। ओके बेटे, अब अगर मान लो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, नॉट टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज, ठीक है, एनी पॉइंट चार्ज। ओके चल कैसे निकाले बेटा, तो मान लो बेटा ये पॉइंट चार्ज है प्लस Q, इसके कारण हमें क्या करना है, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, वहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो सबको पता है बेटा,
सबको पता है कि v का फॉर्मूला क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, है ना, माइनस ई डॉट डी आर, ये आपका फॉर्मूला है। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक। ठीक, तो माइनस, बताओ इसके कारण यहाँ पर फील्ड क्या होगा, ये तो सबको पता है, क्यू बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्या हो गया इसके बदले, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और डी आर कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक। तो देखो क्या हो गया बेटा, माइनस के क्यू, तो कांस्टेंट टर्म है 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, इन्फिनिटी से आर, ऐसा रह गया। तो v इक्वल टू माइनस के क्यू, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हो बेटा, आर का पावर -2, तो क्या हो जाएगा, -1 बाय आर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इन्फिनिटी से आर। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, के क्यू 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो क्या निकल के आया, के क्यू बाय आर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q एट डिस्टेंस r। ठीक है, v इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, दिस इज पोटेंशियल। अगर आपको इसका वेरिएशन देखना है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू r, तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि ये क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, है ना, इस तरीके का हाइपरबोला बनेगा। क्या बनेगा, इस तरीके का हाइपरबोला बनेगा। कोई दिक्कत, वेल तो पॉइंट चार्ज की वजह से आपने पोटेंशियल निकालना सीखा। अगर एक से अधिक पॉइंट चार्जेस हो गए, ग्रुप ऑफ चार्जेस हो गए, देन क्या करेंगे। तो जैसा मैंने बोला कि पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए किसी नए रूल्स की जरूरत नहीं होती है। आप इसको सीधा सीधा अलजेब्रिक सम कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो लेट्स से कि बहुत सारे चार्जेस हैं, है ना, एक चार्ज है भाई Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, और यहाँ किसी पॉइंट पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो बेटे जो V होगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाले के कारण के Q1 बाय R1, दूसरे वाले की वजह से के Q2 बाय R2, है ना, इसी तरीके से सारे जो भी होंगे उनको क्या कर देना है, टोटल कर लेना है, आपको टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इसी प्रकार से बेटा आपको समझ में आ गया कि पॉइंट चार्जेस की वजह से कैसे निकालना है ना, पॉइंट चार्जेस की वजह से कैसे निकालना है। तो चलो एक आध एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल कह रहा है बेटा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन is given by vector E equals to A upon x cube I cap, A upon x cube I cap. Write expression for the potential in the region. Find electric potential. ठीक है, तो अभी अभी हमने सीखा कि V निकालना हो तो आपको क्या करना है, V निकालना हो तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर करना है ना।
माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर करना है। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से वहाँ तक करना है। तो यहाँ पर x की बात हो रही है तो हम x एक्सिस पर ही बात करेंगे। तो माइनस इंटीग्रेशन ई कितना है बेटा? a अपॉन एक्स क्यूब आई कैप, और डी आर क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप हो जाएगा इन्फिनिटी से x तक। तो माइनस a इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा बेटा? डी एक्स बाई एक्स क्यूब, है ना, इन्फिनिटी से x। तो बेटे माइनस a, x का पावर -3, तो -3 + 1 -2 हो जाएगा बेटा, है ना, x का पावर -2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा इन्फिनिटी से x। ओके, तो क्या आ रहा है बेटा? ये आ जा रहा है a अपॉन 2x स्क्वायर, क्या चीज़? v इक्वल्स टू, है ना, a अपॉन 2x स्क्वायर। क्लियर? चलो, अब हम बात करेंगे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, मतलब लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल आप सभी को अच्छे से याद है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमने फील्ड निकालना सीखा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि एक डाइपोल भी क्या है? डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, है ना, एक होता है भाई -q और एक होता है भाई +q, है ना, ऐसे दो चार्जेस होते हैं। और क्या पता है आपको? उन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, है ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हम क्या लिया करते थे? ए लिया करते थे, है ना। और डाइपोल से डिस्टेंस मतलब उसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस। अगर मान लो किसी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? d है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? पोटेंशियल निकालना है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर किसकी किसकी वजह से पोटेंशियल होगा? एक -q वाले की वजह से और एक +q वाले की वजह से। तो -q वाले की वजह से कितना होगा? तो v -q बोल लेता हूँ। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? फॉर्मूला क्या है बेटा? kq/r। तो kq/r, q कितना है इसका? माइनस है, और r कितना हो गया? देखो d + a, तो ये हो गया d + a। +q की वजह से दूसरा पोटेंशियल बनेगा, +q की वजह से। तो देखो इसका k चार्ज +q है, और यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से दूरी टोटल d है, a को माइनस करना पड़ेगा, तो बचेगा क्या? d - a, है ना, ऐसा। तो टोटल कितना हुआ? v, है ना, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, -q की वजह से जो आया और +q की वजह से जो आया। -q की वजह से कितना आया? -kq/d + a, और इसके वजह से क्या आया? kq/d - a। क्या कॉमन आ जाएगा बेटे? kq कॉमन हो जाएगा, 1/d - a माइनस 1/d + a। सिंप्लीफाई करते हैं, kq d - a इंटू d + a, d + a माइनस d + a, ये और ये कैंसिल हो गया, k इंटू q इंटू 2a/d² - a², है ना, ऐसा लिख सकता हूँ। अब याद करो बेटा, q इंटू 2a क्या होता है? q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। तो क्या हो जाएगा? kp/d² - a², kp/d² - a²। अगर हम ये मान ले बेटा कि d इज मच ग्रेटर देन a, तो आप क्या कर सकते हो? a को निग्लेक्ट कर सकते हो। इन दैट कंडीशन v, अभी कौन सा निकाल रहे हैं बेटा? एक्सिस पे निकाले ना, तो v एक्सियल देखो हमारे पास क्या आ रहा है? kp/d²। ठीक है,
kp/d². So this is the electric potential due to an electric dipole at an axial position, kp/d². ठीक है, तो यहाँ पर v जो आया, इसमें डायरेक्शन तो होगा नहीं, है ना, तो v जो आया नेट वो क्या आया, kp/d². अब आपको पता है ये हमारा क्या हुआ, केस 1 हुआ, है ना, केस 1 एट एक्सियल पोजीशन. आपको पता है इसमें दूसरा पोजीशन भी होता है, इक्वेटोरियल. चलो अब इक्वेटोरियल के भी निकालेंगे. केस 2, केस 2 at an equatorial position, equatorial position. ओके, तो बेटे ये हो गया आपका -q, ये हो गया आपका +q, ये उसका मिड पॉइंट, और ये मान लो हमें यहाँ पर निकालना है ये d. ये क्या होता है a, ये क्या होता है a. ठीक है, तो बेटे ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, √d² + a², और ये वाला भी डिस्टेंस क्या हो गया, √d² + a². इसके वजह से पोटेंशियल बनेगा v - q बोल देंगे. बताओ v - q का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, kq/r. तो k - q अपॉन r क्या हो गया, √d² + a². सिमिलरली इसकी वजह से क्या हो जाएगा, v + q. तो v + q क्या हो जाएगा बेटा, +kq अपॉन √d² + a². तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, v - q + v + q. तो देयरफॉर v = क्या हो जाएगा, -kq अपॉन √d² + a² एंड +kq अपॉन √d² + a². तो क्या दिख रहा है बेटा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब दोनों इक्वल और माइनस प्लस है, तो कैंसिल हो जाएगा. तो पोटेंशियल क्या आ रहा है बेटा, 0. तो इक्वेटोरियल किसी भी पोजीशन पर आपका पोटेंशियल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. एट ऑल इक्वेटोरियल पोजीशन पोटेंशियल इज 0. ठीक, ये 2 केस हो गए बेटा. अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सियल पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन हो, कोई अदर पोजीशन हो गया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, किसी जनरल पोजीशन के लिए बात करनी पड़ेगी. ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ जनरल पोजीशन. तो केस 3 at any general position. ठीक है, at any general position की बात हो रही है. अब तो बेटे मान लो ये -q, ये +q, ये इसका मिड पॉइंट, और ये कोई जनरल पोजीशन है p. यहाँ हमें निकालना है. तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, d हो गया. ये एंगल सपोज थीटा ले लिया. ये क्या हुआ बेटा a, ये भी क्या हुआ a, है ना, ऐसा हो गया. तो आप क्या कर सकते हो इसको, अगर मान लो मैंने इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ा लिया ऐसा, और एक ऐसा परपेंडिकुलर डाल लिया. ठीक है, तो ये थीटा है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. ये a है तो ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा, a cos थीटा. ठीक है, हाँ जी, ऐसा हो गया. तो बेटे ये क्या चीज है, d है, सॉरी d प्लस क्या हो गया, a cos थीटा, d + a cos थीटा. d + a cos थीटा. हमको क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए.
सिमिलरली तो आपको ऐसा लग रहा है बेटा, अगर ए बहुत छोटा है तो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, ऑलमोस्ट बराबर है। देखो है ना, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, ऑलमोस्ट बराबर है। तो इसको आप क्या, इसको भी आप क्या ले सकते हो, d प्लस ए कॉस थीटा ले सकते हो। ठीक है, तो इसके कारण जो यहाँ पर पोटेंशियल समझ में आया ना, ये देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि ए बहुत छोटा है। ऐसे सिचुएशन में आप इसको ले सकते अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो माइनस क्यू के कारण जो होगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर करना है तो माइनस के क्यू बाय आर कितना आ रहा है, डी प्लस ए कॉस थीटा, ऐसा आ जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल सकते हो ऐसा। तो जब आप ऐसा परपेंडिकुलर डालोगे, ये ए है तो इधर क्या आएगा, ये ए कॉस थीटा, अगेन ये ए कॉस थीटा आया, ये टोटल डी था तो ये क्या बचेगा, डी माइनस ए कॉस थीटा, ये बचेगा डी माइनस ए कॉस थीटा। अगेन देखो बेटा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, डी माइनस ए कॉस थीटा। तो प्लस इसके वजह से जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा v प्लस क्यू, वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन डी माइनस ए कॉस थीटा। तो देयरफॉर टोटल जो है वी नेट जो है वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो के क्यू तुमको कॉमन दिख जा रहा है बेटा, 1 अपॉन डी माइनस ए कॉस थीटा ऐसा हो जा रहा है, और माइनस 1 अपॉन डी प्लस ए कॉस थीटा हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, के क्यू कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा अपना डी माइनस ए कॉस थीटा इंटू डी प्लस ए कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा डी प्लस ए कॉस थीटा माइनस डी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, के इंटू क्यू इंटू टू ए कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये q इंटू टू ए क्या होता है, p होता है, तो क्या आ गया देखो, के पी कॉस थीटा अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपने d मच ग्रेटर देन ले लिया, d मच ग्रेटर देन a ले लिया, तो a वाला निगलेक्ट हो जाएगा बेटा, ये वाला आप निगलेक्ट कर सकते हो, तो क्या बचेगा, देयरफॉर के पी कॉस थीटा अपॉन डी स्क्वायर, तब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के पी कॉस थीटा बाई डी स्क्वायर। तो इससे ये क्या हो गया बेटा, इससे आप कोई भी सिचुएशन में निकाल सकते हो। जैसे कि एक्सियल पे जाओगे, थीटा क्या हो जाएगा, 0 cos 0 1 हो जाएगा, के पी बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब एक इक्वेटोरियल पे जाओगे, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाता है 0, तो देखो 0 आया। तो इससे आप क्या कर सकते हो, जो पिछला दोनों सिचुएशन है वो दोनों के दोनों कवर कर सकते हो। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में बेटा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए। हाँ, अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने निकाल ली। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसा आपने देखा कि एक पॉइंट का होता है, तो इसका मतलब अगर अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे तो वो क्या होगा, अलग अलग आएगा, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट के पोटेंशियल अलग अलग हैं, है ना, अगर दो पॉइंट के पोटेंशियल अलग अलग हैं तो आप क्या कर सकते हो, उनके बीच के डिफरेंस को निकाल सकते हो। तो अगर दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस निकालते हो तो वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान से समझना बेटा, कि हमने क्या बोला कि अगर ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसके कारण यहाँ चारों तरफ फील्ड है, हमने क्या किया, एक क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके इसके फील्ड में ले आए। ठीक है, इसके फील्ड में ले आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, पर यूनिट चार्ज जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वो यहाँ का पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर हमने 1 पे ना ला करके किसी दूसरे पॉइंट पे लाया होता, है ना, इसको चला करके हमने दूसरे पॉइंट पे लाया 2 पर, तो फिर वर्क डन अलग करना पड़ेगा, है ना, और यहाँ का मुझे पोटेंशियल निकलेगा, सेकेंड पॉइंट का पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, है ना।
यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा। तो इन दोनों के पोटेंशियल का अगर मुझे डिफरेंस निकालना है ना, अगर ये अच्छा ये बताओ मुझे ये कितना हो जाएगा बेटा, तो W बाय Q, W1/Q, हाँ, और ये निकालना होगा तो क्या होगा W2/Q, है ना बेटे, W2/Q। तो अब अगर मुझे क्या करना है, दोनों के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो बेटे डेल V है ना, कितना हो गया V2 माइनस V1, देखो तो क्या हो गया W2/Q माइनस W1/Q, कॉमन हो जाएगा तो W2 माइनस W1/Q ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना पड़ा, W2 माइनस W1 क्या है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, यहां से यहां जाने में भी तो वर्क डन लगा होगा, यहां से यहां जाने में भी वर्क डन लगा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम कहां, 1 से 2 तक, किसके कारण बेटा, एक्सटर्नल की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो क्या समझ में आया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। एक तो सीधा सिंपल समझ में आया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस यानी दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक, एक सीधा सिंपल ये समझ में आया। और दूसरा ये समझ में आया कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल मतलब क्या, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय external agent to move a unit charge from one point to other, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बेटा, डेल V कैसे निकालोगे बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो इनिशियल क्या है 1 और फाइनल क्या है 2। तो वर्क डन करना पड़ेगा आपको कहां से कहां जाने में, 1 से 2 जाने में, इनिशियल से फाइनल तक, 1 से 2 किसके द्वारा, एक्सटर्नल के द्वारा, अपॉन क्या बेटा, पर यूनिट चार्ज। तो ये हो जाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है बेटे, वर्क डन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, W12 एक्सटर्नल। अच्छा याद करो बेटा, हमने क्या पढ़ा, वर्क डन का क्या फॉर्मूला था, वर्क डन का फॉर्मूला एक्सटर्नल के द्वारा क्या था, माइनस Q इंटीग्रेशन E.dr, है ना, माइनस Q इंटीग्रेशन E.dr, कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से 2 तक, अपॉन Q। तो Q कैंसिल हो जाएगा। तो एक और फॉर्मूला क्या मिला, तो डेल V इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, V2 माइनस V1 बोल लो, या वर्क डन 1 to 2 एक्सटर्नल के द्वारा अपॉन पर यूनिट चार्ज बोल लो, या फिर माइनस इंटीग्रेशन E.dr 1 to 2 बोल लो, ठीक है। इनमें से कोई भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में। अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो जो पोटेंशियल का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट और डायमेंशन होंगी, ठीक है। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, इट्स SI यूनिट सेम एज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का क्या था, वोल्ट था और जूल पर कूलम था, है ना। दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज क्या हो जाएगा बेटा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आया था ml² T-3 A-1। तो ये भी वही चीज़ रहेगा, कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ओके, आ रही बात अच्छे से समझ में। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों
आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, है ना। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।